दो चीज़ों पर चर्चा होगी, एनसीएफ 2023, एनसीएफ 2005। क्योंकि हम लोग ने इस टॉपिक को पाठ्यचर्या को लेकर के हमने चर्चा कर ली है, और पाठ्यचर्या का जो गवर्नमेंट के द्वारा हमारे यहाँ एनसीएफ 2005 के लिए जो कार्य योजना है, इसको हम लोग फ्रेमवर्क या फिर कार्य योजना ही बोल सकते हैं कि कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाई लिखाई के समय में क्या क्या पाठ्यचर्या में होना चाहिए, कैरिकुलम में शामिल होना चाहिए। 2005 में जो प्रावधान था वो प्रावधान तो आपके दिमाग पे रहना ही चाहिए, और उसके साथ साथ नया जो अभी एनएपी के कारण से एनसीएफ में बदलाव हुआ है और 2023 जो आया है, वो दोनों आपको साथ साथ करना चाहिए। ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल कुछ चीज़ें हैं जिसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो देखिए जल्दी से इसको देखते जाते हैं, एनसीएफ क्या है, एनसीएफ की रूपरेखा कैसे है। तो एनसीएफ को समझे, पहला यही से क्वेश्चन शुरू होता है कि एनसीएफ को रिलीज कौन करता है, जारी कौन करता है। तो बिल्कुल एनसीईआरटी जो होता है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का जो राष्ट्रीय परिषद होता है एनसीईआरटी, वो एक रूपरेखा तैयार करता है। आप लोगों को पता ही होगा एनसीईआरटी ही क्या करता है, हमारा सिलेबस तय करता है, पाठ्यक्रम तय करता है, पाठ्यचर्या तय करता है। तो उन्होंने एक रूपरेखा बनाई है एनसीएफ का 2005 का, और उस रूपरेखा में इससे पहले कि सिलेबस में क्या क्या होना चाहिए रहता है, इसको लेकर के काम किया जाता था। तो जब हमारा जो 1968 का जो शिक्षा नीति था, ठीक है, उससे कनेक्ट है इसका। 1968 में जब शिक्षा नीति आई थी, तो उस हिसाब से हमारा पहला एनएपी एनसीएफ 1975 समय का जारी हुआ। कुछ समय तक ये सिलेबस चला, ये पाठ्यक्रम चला, ये पाठ्यचर्या चला। उसके बाद 1986 के हिसाब से शिक्षा नीति आई, उसके हिसाब से 1988 में फिर से रिफॉर्म हुआ, सुधार हुआ, अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद 1998 परिप्रेक्ष्य में 2000 में ये 3 प्रकार का एनसीएफ जारी हुआ, और चौथा एनसीएफ के रूप में 2005। तो अभी हम लोग अगर 2023 का एनसीएफ कहें, तो ये कौन से नंबर का एनसीएफ होगा? 5वां एनसीएफ अपने लिए एक फ्रेमवर्क आपको मिलता है। ठीक, तो अब एनसीएफ क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा खाका जो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, सिलेबस क्या रखें, स्कूल की गतिविधि क्या हो, भाषा क्या हो, हिंदी भाषा को पढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं, गणित को पढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं, विज्ञान शिक्षण को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो विषयवार जो है एनसीएफ अपना पाठ्यचर्या में देता है। आप लोगों ने फिर से वही मैं बार बार बोलता हूँ, बुक्स होते हैं स्कूल का, तो क्लास 1 से लेकर 8 तक की बुक या 12 तक की बुक देखेंगे, तो जो उसका फर्स्ट खड्डा जो होता है उस पे एनसीएफ के उद्देश्य लिखे होते हैं, एनसीएफ 2005 के उद्देश्य, वो आपको मिलेगा हर जगह पर। विषयवार जिस विषय का वो बुक है, उस विषय का उसका उद्देश्य पुस्तक में लिखा होता है। बैठिए, उधर बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए। तो अब बात क्या करेंगे हम लोग, आखिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का जो फ्रेमवर्क है वो है क्या, मूल उसका क्या खाका है। तो ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा। तो जो चीजें आपको लिखना है, परिप्रेक्ष्य का मतलब होगा किस परिप्रेक्ष्य से एनसीएफ आया है। तो शिक्षा सिद्धांत की कमियां का पता लगाना और उसे सुधारने के उपाय खोजना। जैसे कि हमारे यहाँ पर शिक्षा सिद्धांत की कमियां, अभी हम लोग शिक्षण विधियां पढ़ेंगे, अभी वही बचा हुआ था, मैं लास्ट बोल रहा था। शिक्षण विधि जो होगी, शिक्षण विधि में हमने एक विधि को हर विषय में लागू करने का प्रयास किया और वैसे ही पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन एनसीएफ कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो आप शिक्षा को पढ़ाने के लिए जो तरीके अपनाते हो सकता है वो क्या हो, उस विषय के लिए प्रासंगिक हो, लेकिन उस विषय के लिए वो फायदेमंद ना हो। कुछ ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ाई तो कराई जाती है, पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद उसको रटने को कहा जाता है, याद करने को कहा जाता है, उसके बाद उसको लिखने कहा जाता है। तो इस भाव को क्या करना, मुक्त करना। और इसका और जो मूल उद्देश्य है, हम जब पढ़ाई करा रहे होंगे तो हमारे पास क्या है, बुक है। हमारे पास बुक है, और बुक की जो ज्ञान है वो ज्ञान जो होगा यहाँ पे शामिल है।
तो ये जो हमारा पुस्तकीय ज्ञान है उससे हम बच्चों को निकालें और इसको रिवर्स करें। पुस्तकीय की ज्ञान को हम क्या करें, बाहर के ज्ञान से क्या करें, जीवन से जोड़े। तो यही जो होगा गतिविधि आधारित जो शिक्षा होता है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, उसको ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता देने का काम। और जब भी पढ़ाई लिखाई कराया जा रहा हो तो स्कूल से जो चीजें कनेक्ट किया जाना है वो तो पढ़ाई लिखाई में होगा ही, साथ ही साथ दैनिक जीवन में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको लेकर के बच्चों के नॉलेज को क्या करना, बढ़ाना। तो सीधा सीधा एक आता है कि स्कूल का जो नॉलेज है उसको बाहर के दैनिक जीवन की गतिविधियों से जोड़कर सिखाया जाए। दूसरा बात ये होता है कि रटने की प्रक्रिया को क्या किया जाए, रटने के बोझ को कम किया जाए। एनसीएफ एक ऐसा कॉन्सेप्ट देता है कि जब भी हम शिक्षण करा रहे हों तो सभी प्रकार के आयामों को ध्यान में रख के शिक्षण कराया जाना चाहिए, ये उनका है उद्देश्य। एनसीएफ कब आया था, बहुत ज्यादा धुंधला दिख रहा है, ये छोटा कर देता हूँ, हो सकता है ठीक दिखे। एनसीएफ के लिए एक आया था कि इसका डेवलपमेंट ऐसा ही नहीं हुआ है। एनसीएफ को लेकर के एक निबंध है, किसके बारे में, टैगोर का निबंध है, वहां से इसको शुरू किया गया था। टैगोर ने कहा था उस अपने निबंध में कि सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और प्रगति, ये सीटेट पूछ चुका है, सभ्यता और प्रगति। एनसीएफ का जो अवधारणा है टैगोर जी के किस उद्धरण से या किस कोटेशन से लेकर लिया गया है, तो उसका एक ऐसे था सभ्यता और प्रकृति। उसमें उन्होंने जितनी सारी बातें की हैं बच्चों को विकास को लेकर के या फिर शिक्षण को लेकर के। आप लोगों को पता होगा टैगोर उस समय कला शिक्षा केंद्र के लिए, कलकत्ता का क्षेत्र था, टैगोर के नाम से कला शिक्षण केंद्र बहुत ज्यादा विकसित था। टैगोर की ही शिक्षण पद्धति भी आज भी वहां पे चलती है। तो उन्होंने कहा था कि कभी भी बच्चों को उनके रचनात्मकता से उनको दूर नहीं करना है। जितना ज्यादा क्रिएटिव बच्चा होगा उतना ज्यादा उसके अंदर सीखने की क्षमता आती जाएगी। किसने कहा है, सभ्यता और प्रगति में निबंध में उन्होंने बच्चों के लिए कहा कि उनके अंदर क्या होगा, कभी हमें याद दिलाता है कि रचनात्मकता, भावना और उदार खुशी, ये हमारे लिए क्या है, की पॉइंट है। इसी को लेकर के आप जितना ज्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर होगा और जितने ज्यादा आप क्या होंगे, खुश होंगे, उतने ही ज्यादा आपके अंदर सीखने की क्षमता बढ़ेगी और सीखने की क्षमता के साथ साथ आपके अंदर रचनात्मकता भी आएगी। और ये जो सेकेंड लाइन है, हो सकता है आपको ना पहचान आ रहा हो, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, यहां पर लिखा हो प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल कौन थे, प्रोफेसर थे, ठीक है। इन्होंने अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1992-93 में। इन्होंने कहा था कि जब हम बच्चों को पढ़ाई की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जितना बच्चा, जितना उम्र का बच्चा है, जितना उनका वजन है उससे ज्यादा वजन तो उसका बस्ता होता है ना। और पुस्तक आधारित शिक्षण होता है। कितने सारे बुक्स होते हैं बच्चों के, मालूम है, अभी नर्सरी में, केजी 1 में अगर पूरे पुस्तक को एक साथ बच्चे के बैग में डाल दिया जाए तो बच्चे से ज्यादा वजन उसके बैग का है। तो उन्होंने यही कहा था कि बस्ते का शिक्षा बिना बोझ के, अर्थात बस्ता का उपयोग नहीं, कम से कम हो, शिक्षा जो कहा गया है बिना बोझ के, बिना बोझ के शिक्षा। ये भी ध्यान रखेंगे, बिना बोझ के शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट किसने दिया था, प्रोफेसर यशपाल ने। इन्हीं के एडवाइस में बहुत सारे ऐसे सिलेबस है, उसको मर्ज करके क्या किया गया है, एक ऐसा सिलेबस तैयार किया गया है, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है जो हम स्कूल गतिविधि के साथ साथ बाहरी गतिविधि को भी साथ में जोड़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट 2005 में आया और प्रोफेसर यशपाल ने ये जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है देख लीजिए।
1993 में प्रोफेसर यशपाल द्वारा बिना बोझ के अधिगम या बिना बोझ के शिक्षा के नाम से क्या प्रस्तुत किया गया, रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य था सभी लेवल पर छात्रों को जितना भार पड़ता है, किसका भार, पुस्तकों का भार जो पड़ता है उसको कम से कम किया जाए, ताकि क्या हो सके, दबाव कम हो सके और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उनको मौका मिल सके अन्य गतिविधि में भाग लेने का। तो एनसीएफ 2005 भारत के स्कूलों के पाठ्यक्रम, ध्यान रखेंगे सिलेबस, पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस हो गया, पाठ्य पुस्तक अर्थात टेक्स्ट बुक, और शिक्षण जो प्रथाएं हैं अर्थात शिक्षण की विधियां हैं उसके लिए एक क्या तय करता है, गाइडलाइन तय करता है और कहता है कि एनसीएफ 2005 ने शिक्षा की जो पिछली सरकार की जो रिपोर्ट थी, जैसे कि लर्निंग विदाउट बर्डन, जो किसने दिया, यशपाल ने दिया, बिना बोझ के शिक्षा, ऐसा भी इस लिपि में भी लिख के आ जाए तो ध्यान रखेंगे, लर्निंग अर्थात अधिगम बिना बोझ के, है ना। और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, अभी इससे पहले छपा हुआ था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 से लेकर 1992, क्योंकि आप लोगों को पता होगा 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी तो 1992 में वो क्या हुआ था, संशोधन हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एनसीएफ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 21 नेशनल फोकस ग्रुप पोजीशन पेपर प्रकाशित उसमें किया गया और ये कहा गया है कि कैसे ये एनसीएफ हर विषय या हर पाठ्य पुस्तक के हिसाब से ये काम करेगा। एनसीएफ 2005 हर विषय को लेकर के अपना गाइडलाइन तय करता है, एक विषय के लिए सभी नियम प्रासंगिक नहीं होंगे, सबके लिए अलग अलग क्या होंगे, तरीके होंगे, तौर तरीके होंगे, और ये भी ध्यान में रखा गया है। ये रिपोर्ट है जो 21 राष्ट्रीय फोकस ग्रुप का मतलब होगा कि हमने क्या किया है, जो शोध किया है, जो अलग अलग देशों में क्या हुआ है, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या कैसा चलता है, उसको लेकर के क्या किया, एक शोध पत्रिका प्रकाशित किया गया था, उसको आधार मान करके ये लागू किया गया है। ये कहता है, आप लोगों ने इसके बारे में भी देखा होगा, एनसीएफ 2005 को जब लॉन्च किया गया था तो कितने भाषाएं थी उसमें, 22 भाषाओं को, 22 भाषाएं ही क्यों, हमारे यहाँ कितनी भाषाएं हैं, हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, अभी भाषा ही एक दो दिन बाद पढ़ेंगे, है ना, फिर भी कोई अंदाजा है कितनी भाषाएं होंगी हमारे देश में, वो ऐसे में पता नहीं चलेगा, 6000 से ज्यादा भाषाएं हैं ठीक है। हाँ, ये जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख हर जगह क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारे पास एक शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची। ये 8वीं अनुसूची क्या होता है, 8वीं अनुसूची में किसी भी भाषा को शामिल किया जाता है तो उसको आधिकारिक मान्यता मिल जाती है, किसके लिए, लेख प्रकाशन का, उसके बाद खुद के राज्य का राजभाषा तय करने का। अभी आप लोगों को पता होगा छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं है, छत्तीसगढ़ी क्या है, बोली है, और यहाँ पर 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की जाती है तो इसको पहले भाषा का दर्जा मिलेगा, क्योंकि बोली से पहले या बोली के बाद इसको किसका दर्जा मिलेगा, उपभाषा का, उपभाषा के बाद क्या बनेगा, ये भाषा बनेगा छत्तीसगढ़ी। तो खुद की लिपि भी होनी चाहिए, है ना, तब वो राजभाषा में, राजभाषा बोलते हैं 22 भाषाओं में अर्थात 8वीं अनुसूची में शामिल होता है। जिस दिन शामिल हो जाएगा 8वीं अनुसूची में, उस दिन से छत्तीसगढ़ी का जो रोल है वो बहुत जगह पर काम आएगा। जो यूपीएससी का एग्जाम होता है जिसमें ऑप्शनल होते हैं सब्जेक्ट लेकर के कोई, तो छत्तीसगढ़ी एक विषय को लेकर के कोई व्यक्ति यूपीएससी पास कर सकता है। छत्तीसगढ़ की ही जीके पढ़ना है, छत्तीसगढ़ की ही बोली भाषा के लेखक राइटर को पढ़ना है, और जो पेपर होते हैं वो छत्तीसगढ़ी में भी आपको देखने को मिल सकता है। सीटेट का पेपर अभी किसमें आता है, नहीं, 22 भाषाओं में आता है। जो आप लोग या तो अंग्रेजी चुनते हो, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आता तो संस्कृत चुन लेते हो। तमिल वाले कभी इंग्लिश और इसमें नहीं देते हैं, तमिल वाले किसमें देंगे, किस लैंग्वेज में, तमिल में देते हैं, है ना, वही है। तो आपका छत्तीसगढ़ी जिस दिन राजभाषा
अर्थात 8वीं अनुसूची में शामिल हो गया तो आपको छत्तीसगढ़ ही में आएगा, है ना, वो लिखा जाएगा मतलब उस भाषा में। यहाँ पे क्या कहा गया है, जब एनसीएफ तैयार हुआ तो उसको कितने भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया, और अलग अलग राज्यों में 17 राज्यों में सिलेबस को क्या कर दिया गया, उस लेवल पे सुधार दिया गया, एनसीएफ के दिशा निर्देश के अनुसार सुधारा गया। एनसीईआरटी ने सभी राज्यों को अपनी स्थानीय भाषा में एनसीएफ को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, कितने लाख, 10 लाख का अनुदान हर राज्य को प्रदान किया गया है, ताकि क्या कर सके, सिलेबस सेट कर सके या नए सिलेबस को इस प्रकार से बना सके कि क्या कर सके, लोगों को प्रशिक्षित भी किया जा सके, टीचरों को भी और बच्चों को भी किस तरीके से पढ़ाया जाना है। आप लोगों को ये पता होगा कि प्रशिक्षण के लिए राज्यों में क्या है, राज्यों में एससीईआरटी और जिला में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट, है ना। डाइट का काम क्या होता है, या एससीईआरटी या एनसीईआरटी का काम तो पाठ्यक्रम तय करना हो गया, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, पुस्तक तैयार करता है, पुस्तक के मानक तय किया जाता है। डाइट क्या करता है, डाइट का काम केवल प्रशिक्षण देना है, ठीक है, डाइट का काम केवल प्रशिक्षण देना होता है। और प्रशिक्षण दो तरीके से होते हैं, एक होता है सेवा पूर्व और एक होता है सेवारत। सेवा पूर्व में जो डीएड बीएड वाले बच्चे होते हैं, खासकर डीएलएड वाले, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है किसके माध्यम से, डाइट। और सेवारत में हमेशा हर 15 दिन 20 दिन में वहां टीचरों का प्रशिक्षण होता है, कहाँ होता है, डाइट में ही होता है। तो राज्य परिषद के सहयोग से ये क्या हो रहा है, चल रहा है। और कभी आ जाए कि ये डाइट का कॉन्सेप्ट किसका है, तो एनसीएफ के माध्यम से ही डाइट संचालित हो रहा है। चलिए, ये आपका आपके कॉपी में ये होना चाहिए कि एनसीएफ का जो मुख्य परिप्रेक्ष्य क्या है, 5 परिप्रेक्ष्य हैं, पांचों परिप्रेक्ष्य का भी विस्तार से वर्णन है। तो पहला ये है कि हम ऐसा कैरिकुलम या पाठ्यचर्या तय करें कि बच्चों को रटने की विधि से क्या कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए, एकदम बेसिक है, लाइन टू लाइन आता है। उसके बाद पढ़ाई लिखाई ऐसा हो कि पुस्तकीय ज्ञान बस बच्चों को ना हो, उनको ऐसा कॉन्सेप्ट मिले जो स्कूल के बाहर जीवन से वो कनेक्ट कर सके। तो पहला है रटने की विधि से क्या करना, मुक्त करना। और ये सभी विषय के लिए लागू हो रहा है। जो इंग्लिश का है, इंग्लिश में भी हम पढ़ाएं तो बच्चों को रटने से ज्यादा क्या, उसको कॉन्सेप्ट देना है। पढ़ाई लिखाई को किससे जोड़ना है, बाहरी। जितने भी एग्जाम्पल बच्चों को देंगे आप, वो पुस्तक के एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए जो दैनिक जीवन से जुड़ा हो। एग्जाम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। लचीला का मतलब है कि ज्यादा कठोर, जैसे सीसीई एग्जाम का मूल्यांकन या पाठ्यक्रम मूल्यांकन पद्धति क्या है हमारे लिए, बहुत अच्छा है। पाठ्यक्रम को समृद्ध करने के लिए, पाठ्य पुस्तक को समृद्ध करने के लिए, ताकि यह पाठ्य पुस्तकों से परे हो। पाठ्यक्रम को समृद्ध करना है, अर्थात सिलेबस को इतना अच्छा से बना देना है कि आप केवल पुस्तकों तक क्या हो, सीमित ना हो, उससे भी क्या है, परे आपका कॉन्सेप्ट हो। और अंतिम जो बिंदु है ये है ओवरराइडिंग आइडेंटिटी। इसका मतलब होता है कि अगर आप बाहरी जानकारी या ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव रखते हैं इसके माध्यम से, तो आपको ये लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक ओवरराइडिंग पहचान का पोषण करता है। आपको एक लोकतांत्रिक नागरिक बनाने का ये क्या करता है, जिम्मा लेता है कि आप किसको समझें, लोकतंत्र को समझे। लोकतंत्र का मतलब कि नेतागिरी करने का नहीं है, यहाँ पर लोकतंत्र को समझने का मतलब है कि आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, अपने अधिकारों को जाने, उसके हिसाब से अपना पहचान बनाएं। पहचान बनाना का मतलब है फिर से कि आपको इस प्रकार से शिक्षा लेनी चाहिए कि केवल पढ़ करके आप डिग्री ले लिए हो, वैसा नहीं होना चाहिए। भविष्य में आपको किसी न किसी प्रकार से वो आपकी डिग्री काम आए। तो उसी का एक क्या है, देख रहे हैं, इमेज तो दिख रहा होगा। एजुकेशन कैसा होना चाहिए, बोझ बिना बिना बोझ के शिक्षा। एनसीएफ ने कहा, किसको कहा, एनसीएफ ने किसको गाइड किया है, दिशा निर्देश दिया है, एससीईआरटी को या पुस्तक पाठ्यक्रम जो बनाने वाले शिक्षकों को या शिक्षाविदों को। ये कहा कि आप अब का
कैरिकुलम सेट कर रहे हो, सिलेबस सेट कर रहे हो, तो इस प्रकार से होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा पुस्तक को देखे तो वो क्या हो। आप लोगों ने पाठ्यक्रम का और पाठ्य पुस्तक का गुण देखा ना, कि वो क्या होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक कलरफुल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा चित्रात्मक होना चाहिए, जिससे वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो। पुस्तकों का जो भार है वो क्या हो, कम हो। देख रहे हैं इमेज में आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि ये है, अभी भी होता है प्राइवेट स्कूलों में, खासकर बहुत सारे पुस्तकों को दिया जाता है। तो एक साथ अगर बच्चा, किसी छोटे छोटे बच्चे हैं, उस हिसाब से इतने सारे चीजों को एक साथ पढ़ना समझना उनके लिए क्या हो सकता है, दबावपूर्ण हो सकता है, तनावपूर्ण हो सकता है। इसी को दूर करने के लिए एनसीए अपने पुस्तकों को बदलने की सलाह दी और पाठ्यक्रम को भी बदलने की सलाह दी। दूसरा क्या कहता है, व्यक्तियों की आत्मनिर्भरता और सम्मान की भावना विकसित करने के लिए जो सामाजिक संबंधों के आधार के लिए होगा और समाज में अहिंसा और एकता की भावना विकसित करेगा। अगर सिलेबस किस प्रकार से हो, सिलेबस ऐसा सामंजस्यपूर्ण हो कि बच्चे के अंदर क्या है, यहाँ व्यक्ति मतलब आत्मनिर्भरता और सम्मान की भावना अगर उनके अंदर ले आए हम, तो किसके माध्यम से, दैनिक जीवन से जोड़ना है। दूसरा सेंटेंस यही है कि एनसीएफ का कॉन्सेप्ट है कि हम अपने ज्ञान को किससे जोड़ेंगे, बाहरी जीवन से, और बाहरी जीवन से जोड़ेंगे तो आप समाज से जुड़ रहे हो, लोगों से जुड़ रहे हो, उससे आपको अंदर क्या होगा, अहिंसा की भावना और एकता की भावना आएगी, है ना। ये शब्दावली आप लोगों को ध्यान रखना है। जितने भी एनसीएफ के कॉन्सेप्ट होंगे, किसी भी प्रकार का किसी भी जगह पर नकारात्मक बातें इसमें बिल्कुल नहीं है, और ये केवल दिशा निर्देश है, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। कोई निर्देश होता है, उस दिन बताया था आप लोगों को निर्देश और आप लोग तो बैठे थे, है ना, अंतर बताया था। एनसीएफ ने क्या दिया है, दिशा निर्देश, आदेश नहीं दिया है। तो अंतर यही है कि निर्देश क्या है, एक हो सकता है पालन किया जाए या फिर संभवतः पालन करने का प्रयास किया जाए, नहीं भी होता है तो कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई आदेश दे दिया है और आदेश का पालन नहीं होता तो आपके खिलाफ कुछ न कुछ कार्यवाही हो सकती है। क्या हो सकती है, कार्यवाही। तो यही है। दोनों में से क्या होगी, उधर वाले बताएंगे, पीछे वाले। आपने कुछ ऐसा काम किया और आपने आदेश का उल्लंघन कर दिया तो आपके खिलाफ क्या होगा, एफआईआर हो गया, तो पुलिस ने आपके ऊपर क्या किया, कार्रवाई किया, तो कौन सा शब्द आएगा, अब नहीं बोलूंगा तो ऊपर वाला है ना। इसको समोच्चारित शब्द बोला जाता है ना हिंदी में, कि उच्चारण सम होता है अर्थात बराबर होता है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। जब भी कोई भी घटना होता है और कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई क्या करता है, कार्रवाई जो बोला जाता है, तो उसके लिए हमेशा किसका उपयोग किया जाएगा, ऊपर वाले का। ठीक है, जैसे सदन की कार्यवाही, है ना, तो सदन में क्या होता है, कार्यवाही होता है। पुलिस या कोई आदेश के उल्लंघन में क्या होता है आपके खिलाफ, कार्यवाही होता है। ठीक, हाँ। तो इसका मतलब है तीसरे का, 14 साल तक की उम्र के एक बच्चे को केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना और सार्वभौमिक नामांकन और प्रतिधारण को बढ़ावा देना, ये किसका शब्दावली है, एनसीए का शब्दावली है। इसका वही मतलब है कि 14 साल तक के जितने बच्चे होंगे उनका किसी ना किसी प्रकार से, कोई भी बच्चा छूटे ना, उसका इनरोलमेंट क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, और उनके प्रतिधारण को बढ़ाना अर्थात एडमिशन को जितना ज्यादा हो सके बच्चों के दर्ज को क्या करना, स्कूलों में बढ़ाना। छात्र में ये बड़ी बड़ी बातें हैं, एकता लोकतंत्र की भावना पैदा करने के लिए जो सिलेबस है उसमें क्या रखना है, हमको अच्छी अच्छी बातें रखना है, और उससे क्या होगा, बच्चा सीखेगा। मतलब बातें आप लोग पढ़ के भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, और क्या होगा, राष्ट्रीय पहचान को क्या मिलेगा, मजबूती मिलेगी। इसको एक समझिएगा, राष्ट्रीय, ये सब इसलिए क्यों कहा जाता है कि आप लोगों का जो जनरेशन था, आप लोगों ने पढ़ाई किया। अब आप लोग बताइए कि आपने किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक का पढ़ाई किया, उसमें कितने ऐसे राष्ट्रीय
स्वतंत्रता के लिए योगदान देने वाले व्यक्तियों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, है ना। उसको इमेजिन करिए, या फिर उस समय जो राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते थे, उस समय आप लोगों को कितने लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल लोगों के बारे में अच्छे से बताया। अब आज के समय में कितने बच्चे जानते होंगे राष्ट्रीय आंदोलन को। इसलिए जरूरी है कि अगर हम लगातार लगातार ये चीजें नहीं करते रहेंगे, क्योंकि उस समय का समय था जब लगातार किसी एक सत्ता का शासन था, तो उसी के प्रधानमंत्री, उसी के लोगों की जय जयकार होती थी, है ना। आप लोगों ने गौर किया होगा, है ना। धीरे से आप बड़े होंगे तो आपको अब समझ में आ रहा है कि वो एक केवल राजनीतिक व्यक्ति थे। उससे पहले भी ऐसे कई लोग थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिए थे, जिसकी जय जयकार, सत्ता बदला तो नए नए लोगों की जय जयकार हो रही है और उन लोगों की जय जयकार कम हो रही है। तो इस चीजों को आप कब समझेंगे, जब धीरे से आप किसी इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। दो चार लोगों की जय जयकार होती थी, लेकिन बाद में पता चला कि इन लोग तो क्या है, मंत्री हैं और देश को चलाने का बस काम किए हैं। इसीलिए राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने और नई पीढ़ी को राष्ट्रीय एकता की भावना, लोकतंत्र की भावना लाने के लिए जरूरी है कि जितने भी आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, सबके बारे में समय समय पर पहचान किया जाए, है ना। नहीं तो कई सालों तक एक ही दो व्यक्ति की जय जयकार होती रहेगी। आप कितने लोगों की जय जयकार की जानते होंगे आप लोग, दो चार लोग जो आज भी, लेकिन आज उनकी जय जयकार कम होती है, नए नए लोगों की जय जयकार मनाई जाती है। चलिए, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं निर्देश का जो उसको देखेंगे क्या करना है। जो अभी 5 बातें आप लोगों को बताया गया है, वही ये 5 बातें हैं कि कैसे कैसे करना है। पहला यहां से देखें, पहचान आ रहा है क्या आप लोगों को। ज्ञान को जीवन के बाहरी ज्ञान से क्या करना, जोड़ना। दूसरा है पाठ्यक्रम को क्या करना, पाठ्य पुस्तक से बाहर का जोड़ना, दैनिक जीवन से जोड़ना। उसके बाद किसको समृद्ध करना, अपने पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम को, पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम को क्या करना, समृद्ध करना। उसके बाद आपका जो एग्जाम है, परीक्षा की प्रणाली है, उसको क्या करना, लचीला करना। जो बातें अभी 5 किए हैं वही बात है। उसके बाद रटने की जो प्रविधि है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट मेथड या रूट लर्निंग, उसको क्या करना, कम करना। उसके बाद यहाँ है पढ़ेंगे इसको, ये ऐसा होगा क्या, returning and overriding identity informed by carrying concern within the democratic polity of the country। देश के जो लोकतांत्रिक हिस्से में अपनी क्या बनाना, पृथक पहचान करना, पोषण करना। जो 5वां पॉइंट था, लाइट उसमें डायरेक्ट पड़ रहा है तो ये फिर से भारतीय शिक्षा के लिए समानता, गुणवत्ता, मात्रा को मायावी त्रिकोण के रूप में वर्णित करना। ये मायावी त्रिकोण क्या है, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तक। जाति, धर्म, पंथ, लिंग, समुदाय के बावजूद हमको क्या करना है, कैसा एजुकेशन की सिलेबस बनाना है, इंक्लूसिव, समावेशी, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। बच्चों को सीखना और ज्ञान कैसे होना चाहिए, तो एक लाइन में है कि एनसीएफ कहता है कि बच्चों का जो सिलेबस होगा वो किस पर केंद्रित होना चाहिए, बस बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी मान्य नहीं है। शिक्षक केंद्रित नहीं हो सकता है गतिविधि आधारित भी हो, लेकिन बिल्कुल बाल केंद्रित शिक्षा का हम लोगों ने क्या किया है, सिफारिश किया है, उसका पालन कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा यहाँ पर है ना, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद किसी भी दिव्यांग छात्र को हम लोग इसलिए उनको शामिल नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं है कि वो दिव्यांग है, इस कारण से किसको प्राथमिकता देना है, समावेशी शिक्षा। आप लोगों ने पाठ्यचर्या पढ़ा है या समावेशी शिक्षा पढ़ा है, सबका सार आएगा। शिक्षण ऐसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो किस पर आधारित हो,
रचनात्मक शिक्षण पर आधारित हो। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए जो नींव है वो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, मध्य या फिर माध्यमिक विद्यालय, बच्चों को इस प्रकार से हम लोग तैयार करें कि वो क्या हो सके, तर्क संगत सोच, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग, कर सके। उसके साथ साथ उनमें किसी भी ज्ञान को क्या करने, आत्मसात करने, कॉन्सेप्ट बनाने, भाषा ज्ञान या फिर उनकी जांच परख करने का पर्याप्त उसको ज्ञान होना चाहिए। और ये किसमें होना चाहिए, किसी भी पाठ्यक्रम पर होना चाहिए। इस प्रकार से सेट करना है। बहुत बड़ा चुनौती होता है, इस कारण से पुस्तकें बार बार नहीं बदली जाती। 2 साल 4 साल 5 सालों में पाठ्यक्रम और सिलेबस और पाठ्यचर्या बदला जाता है। एनसीएफ कहता है कि जो पढ़ाई लिखाई होगा वो कितने भाषा के आधार पर होगा, 3 भाषा सूत्र। एनसीएफ और आज के समय में एनएपी भी इन्होंने 3 भाषा सूत्र को भी लागू किया है। एनएपी 2020 भी त्रिभाषीय बात करता है। 3 भाषा में एक पहली भाषा हो गई जिसको मातृभाषा बोलेंगे। मातृभाषा के कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बताया उस दिन। ऐसी भाषा जो क्या हो, घर में बोली जाती हो, वो आपके लिए क्या होगा, मातृभाषा। तो फर्स्ट लैंग्वेज किसको मानेंगे, हमेशा मातृभाषा को, या आसपास बोले जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहेंगे। पढ़ाई के लिए आपको पुस्तक में सिलेबस मिलेगा दूसरी भाषा के रूप में। दूसरी भाषा को, कौन सी भाषा को दूसरी भाषा मानेंगे, अगर कोई राज्य, इसको ना उल्टा पुल्टा करके इस सेक्शन को पूछा जाता है। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ पे हैं तो मान लीजिए छत्तीसगढ़ ही आपकी क्या हो गई, मातृभाषा। ठीक है, क्या हो गई, छत्तीसगढ़ ही मातृभाषा हो गई। या फिर सबसे ज्यादा व्यवहारिक रूप से बोला जाता है तो क्या बोला जाता है, हिंदी। ये व्यवहार की भाषा हो गई या मातृभाषा हो गई। लेकिन आपको ये फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट हो गया। लैंग्वेज सेकंड के लिए आप क्या करेंगे, जहां पर हिंदी बोली जाती है वहां पर हिंदी भाषी राज्यों में सेकंड लैंग्वेज के रूप में क्या होगा, अंग्रेजी होगा। और जहां पर हिंदी मातृभाषा के रूप में नहीं बोली जाती है वहां सेकंड लैंग्वेज के रूप में क्या होगा, हिंदी होगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना। हाँ, महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में क्या हो सकता है, मराठी। अब लैंग्वेज टू के रूप में वो हिंदी भी बोल सकता है। पढ़ाई के लिए, पुस्तकों के लिए सिलेबस क्या हो सकता है, हिंदी हो सकता है या फिर अंग्रेजी, दोनों हो सकते हैं। लेकिन जहां हिंदी बोला जा रहा है वहां सेकेंड लैंग्वेज के रूप में फिर से हिंदी नहीं होगा। या तीसरी भाषा देखें तो तीसरी भाषा में ये जो बचे हुए भाषा है, तो फिर से तीसरी भाषा का कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरी भाषा में आएगा, हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी भी हो सकती है या फिर उसके अलावा कोई दूसरा हो सकता है। इसको समझिए। अब जैसे महाराष्ट्र में हमने लिख दिया पहली भाषा के रूप में मराठी, दूसरी भाषा के रूप में हिंदी, तो तीसरी भाषा के रूप में हो जाएगा अंग्रेजी। हो सकता है वो मुंबई में रहता हो सकता है मुंबई में रहता हो, लेकिन उसकी मूल भाषा लैंग्वेज फर्स्ट मराठी है। सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हो सकता है वो किसको प्रेफर करें, इंग्लिश को, और थर्ड लैंग्वेज के रूप में उसको हिंदी। ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये तीनों भाषाओं में आपको सुविधाएं मिलेंगी अध्ययन अध्यापन करने के लिए। हमारा जो क्षेत्र है जिसको हम लोग बोल सकते हैं राज्य का पूरा क्षेत्र है हिंदी भाषी है, तो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, लैंग्वेज सेकंड मान्यता है अंग्रेजी का, और लैंग्वेज थर्ड मान्यता है संस्कृत का। शुरू से चल रहा है ना। संस्कृत को तीसरी भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। और पुस्तकें भी उसी हिसाब से, आप क्लास 6 में पढ़ते भी होंगे, संस्कृत पढ़े हैं आप लोग, वो अनिवार्य है। 10वीं तक का आपका 3 भाषा का अध्ययन करना अनिवार्य है अपने राज्य में ना। हमारे लिए तो पहली भाषा हिंदी हो गई, हमने लैंग्वेज फर्स्ट ही चुन लिया है हिंदी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, मैं फिर सिलेबस से भटक जाता हूं आपको, लेकिन काम का बता रहा हूं, जो लैंग्वेज फर्स्ट होता है वो हमेशा क्या होगा, स्पेशल होगा। पुस्तक पढ़े हैं आप, 12वीं तक तो पढ़े हैं सब,
पढ़ें। हिंदी को लिखा जाता है, केवल हिंदी नहीं लिखा जाता, विशिष्ट हिंदी पढ़ा जाता है, स्पेशल हिंदी। और दूसरी भाषा के रूप में आप पढ़ते हैं, हाँ, क्योंकि आपके लिए वो सेकेंड लैंग्वेज है। इंग्लिश मीडियम का आप स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के होंगे तो आपके लिए जो स्पेशल इंग्लिश होगा, इंग्लिश क्या होगा, स्पेशल होगा, और सामान्य हिंदी होगा इंग्लिश मीडियम में। ठीक, आप हिंदी मीडियम हो तो इस प्रकार का आपका 12वीं तक का सिलेबस तय है, वो अलग है। ये हम भाषा की बात कर रहे हैं, वो साहित्य की बात है। हम 12वीं तक की बात कर रहे हैं, 12वीं के बाद तो साहित्य आएगा ना। 6वीं से 12वीं तक की पुस्तकों में आपको विशिष्ट हिंदी पढ़ना पड़ेगा और सामान्य अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत भी सामान्य पढ़ना पड़ता है, नहीं तो आपको बहुत सारी चीजें फिर आ जाता है। तो त्रिभाषा का कॉन्सेप्ट यहाँ से आप लोग ले लीजिए। विषयवार देखिए जाए तो विषयवार में हर विषय को लेकर के बात किया गया है कि विषय को कैसे पढ़ाया जाए। तो इसको देखिए, गणित सीखने पर जोर ये है कि सभी छात्र गणित सीखने की आवश्यकता को जान सकते हैं। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि मैथ्स को बुनियादी कौशल से कहीं आगे जाकर छात्र में रुचि पैदा करने के लिए, छात्र को अनुकूल बनाने के लिए हमने शिक्षण को क्या बनाया है, और सरल बनाया है, रुचिकर बनाया है। वो आप लोग कैसे देखेंगे, पहले वही पाठ होता था, उसके बाद अभ्यास प्रश्नावली। अब किसी भी पुस्तक को उठा लीजिए, बहुत सारे से कॉन्सेप्ट लेकर के चला जाता है। कुछ बच्चों से बातचीत किया जाएगा, ऐसा लिखा रहता है, पुस्तकों को देखना आप लोग 6वीं 7वीं 8वीं को, उसको ऐसा आप लोग पढ़ें। आप लोगों को अभी भी गणित में कमजोरी है तो आप कक्षा 1 से लेकर के 10वीं तक का पुस्तक को बोलता ना, पुस्तक को भी पढ़ते जाएं तो आपको कोई समझा रहा हो ऐसा आप लोग को समझ में आ जाएगा। पूरे कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल, इतने सारे चीजें वहां पर प्रयोग किए जाते हैं कि आपको हर चीज को हल करने में क्या होगा, आसान हो जाता है। तो यही है कि सिलेबस को इतना रुचिकर बना देना कि हर व्यक्ति को गणित में क्या लगे, इंटरेस्ट पैदा हो। शिक्षार्थी को व्यवस्थित, गोपनीय, आत्म मूल्यांकन, आत्मसम्मान, आत्मविश्वसनीय आदि बनाता है। अगर आप अच्छे से मैथ्स को क्या करते हैं, इस एनसीएफ के हिसाब से पढ़ते हैं, तय करते हैं, तो हर बच्चे को ये सब चीजें प्राप्त होगा। साइंस पर भी कहा गया है कि साइंस का जो टॉपिक होगा, साइंस का जो शिक्षण होगा, उसमें जितने भी शिक्षा के उद्देश्य हैं, विज्ञान के उद्देश्य हैं, उसको और उसके सिद्धांतों को क्या किया जाएगा, इस प्रकार से सेट किया जाएगा कि बच्चे का जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल बनता जाए, बिना कॉन्सेप्ट के आगे ना बढ़े। और उसमें एक चीज, किसी भी चीज को छात्र प्रयोग करके सीख रहा है या सिद्धांतों को समझ के सीख रहा है तो उसके अंदर क्या जाएगा, फिर स्किल डेवलपमेंट साइंस में होगा। और जब हम लोग किसी कार्य को स्वयं करके सीखते हैं तो निश्चित रूप से आपको हर प्रक्रिया को, तरीके को समझने में क्या होता है, आसानी होता है। इस कारण से जो सिलेबस होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा किसको प्राथमिकता दिया जाएगा, प्रयोगों को। ये सब तरीके और प्रक्रियाओं को समझने के लिए जो पीढ़ी और वैज्ञानिक ज्ञान के सत्यापन की ओर ले जाता है। विज्ञान एक ऐसा ऐतिहासिक और विकासात्मक परिप्रेक्ष्य विकसित करता है और विज्ञान को सामाजिक उद्यम के रूप में देखने के लिए सक्षम बनाता है, या सक्षम बनाना। ये बात उद्देश्यों की है तो हर शब्द में बनाना की बात आएगी। मूल उद्देश्य देखिए, हर सिलेबस का आप सभी को पढ़ेंगे, ये जो बिंदु है ये पुस्तक का है। जितने भी पाठ्य पुस्तक हैं, राज्य सरकार की पुस्तक है, उसके जो पीछे पन्ने में लिखा गया है उसी का ये सार है, ये एक एक पॉइंट में है। विज्ञान की पुस्तक को उठाएंगे तो एनसीएफ 2005 के उद्देश्य विज्ञान शिक्षण के वही है, ये पॉइंट पॉइंट में है, इसको मैंने सार लिखा है। बच्चों के अंदर क्या क्या डेवलप करना है उसको एक लाइन टू लाइन दिया गया है। इस प्रकार से बच्चों को तैयार करना है कि वो खुद भी वैज्ञानिक सोच उसके अंदर आ सके। सामाजिक विज्ञान में भी वही चीज है कि आप इतिहास, भूगोल या फिर अन्य सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो आप इस प्रकार से तैयार हो कि जीवन में आने वाले दैनिक समस्याओं को आप पुस्तक पढ़ के ही आप सुलझा सकें। अभी आप लोगों ने बाल विकास पढ़ा है, बाल विकास पढ़ करके केवल पढ़ने के बाद एग्जाम देंगे और खत्म हो गया, ऐसा शिक्षण ले रहे हैं तो आपके लिए कोई काम का नहीं है, ऐसा भी हो सकता है।
हो सकता है आपने इतनी सारी चीजें बाल विकास के बारे में पढ़ा और उसने उसको अपने दैनिक जीवन में कुछ तो चीजें काम आएंगी, है ना। तो ऐसा शिक्षण होना कि आप किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ते हो तो आपके जीवन में काम आए, इसी की बात करता है कि आप नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हो तो किसी इंसान के अंदर भविष्य में आने वाले जो समस्याएं हैं उसको आप इस तरीके से पढ़े समझे हो कि आप उसको हल कर सकते हो। फिर से वही राजा महाराजाओं का जो शासन था, प्रशासन था, पढ़ करके आप अभी का प्रशासन से तुलना कर सकते हो, नेतृत्व क्षमता को विकसित कर सकते हो। ये किस सब्जेक्ट की बात है फिर? सामाजिक विज्ञान। यहां से पढ़िए, कल के नागरिकों में समस्या को सुलझाने की क्षमता के बारे में, या फिर क्रिएटिविटी या क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में, इस सबको बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा? छात्रों को स्पेशल सब्जेक्ट में डेटा और जानकारी एकत्र करने और उसको संसाधित करने, मतलब संसाधित करना मतलब इकट्ठे करने में कई तरीकों से उनको परिचित कराना और निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करना। ये जो प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट विधि शिक्षण का एक सबसे महत्वपूर्ण विधि होता है। क्या होता है इस विधि में, प्रोजेक्ट विधि में? शिक्षण विधि भी आप लोग नहीं पढ़े हैं अभी, पहले तो पढ़े ही है ना। प्रोजेक्ट विधि किसने दिया है पहले बताइए? भूल गए होंगे आप लोग। सीमा, इसको प्रायोजना विधि भी कहेंगे हिंदी में, या प्रोजेक्ट मेथड। किलपैट्रिक ने दिया है और उन्होंने कहा कि बच्चों को किसी एक समस्या को, समस्या एक होगा, उस एक समस्या को, उसी समस्या को 5 लोगों को दीजिए और घर से करके सुलझा कर लाने बोला जाए। सबके द्वारा समस्या को अलग अलग तरीके से सुलझाया जाएगा, है ना। और इससे क्या होगा, उनके अंदर रचनात्मक सोच का विकास होगा। हर विधि का अलग अलग एक उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर वही सब चीजें, डेटा कलेक्शन की बात है या जानकारी की बात है, सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में इसको हम लागू कर सकते हैं। कुछ ज्यादा ही आप लोगों को माइंड से उड़ रहा है क्या चीजें? कला शिक्षण में है। बच्चे तो उसी का भी है, विषय के हिसाब से आपको पूरा का सार है ये, क्योंकि पाठ्यक्रम का ही निर्माण है। तो देखिए कला शिक्षण क्या है बताइए? कला शिक्षण समझते हैं कि नहीं? कला में आता क्या है? आर्ट्स आता है, वो कला मतलब ही आर्ट्स होता है। अब और जितना भी आर्ट्स है सब कला में आते हैं। गीत संगीत बोल रहे हैं, सही है, नृत्य भी सही है, उसके साथ साथ पेंटिंग से लेकर के, है ना, क्राफ्टिंग, पाक कला, ड्राइंग, जितने भी चीज होंगे सबको इस प्रकार से पढ़ाया लिखाना, इसलिए शामिल किसमें किया गया है? स्कूल एजुकेशन में, है ना, शिक्षा में शामिल किया गया है, ताकि विषयों के हिसाब से बच्चों के अंदर क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, मेंटल हेल्थ उसका अच्छा रहे, और अपने कल्चर को क्या समझ सके वो। इसी कारण से आर्ट्स को शामिल करने का एक उद्देश्य है। आर्ट्स का मतलब इतिहास भूगोल वाला नहीं, वो किसमें आ गया? सामाजिक विज्ञान में आ गया, है ना। सामाजिक विज्ञान अलग है। शांति का अध्ययन, आजकल तो शांति पाठ भी कराना है स्कूलों में, देखियो ना। हम्म, ठीक। ये क्या है भाई, ये जरूरी है ना?
शांति किसको चाहिए? जो अशांत होंगे। ऐसा नहीं है, बच्चों के अंदर शुरू से ही किस एक्टिविटी को शामिल करना, जब किसी भी छात्र के अंदर शांत वातावरण मानसिक रूप से नहीं होगा तो वो अध्ययन अध्यापन में वो बिल्कुल रुचि नहीं ले सकता। इसलिए एक पाठ्यक्रम की गतिविधि में ही क्या किया जाए, एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जो बच्चों को पीसफुल एजुकेशन के लिए मदद करे। यहाँ पर अलग से शांति पाठ कराने की आवश्यकता नहीं है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो अभी लाया गया है शांति पाठ वाला, वो मंत्रोच्चारण के हिसाब से सेट किया गया है। फिर से हाँ, ये लिखने वाला है आपका। एनसीएफ ने 7 बिंदु पर बात की है। पहला बिंदु, पढ़ाई क्या होना चाहिए? शिक्षार्थी मतलब चाइल्ड लर्नर ओरिएंटेड या सेंटर्ड। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए। मूल्यांकन भी कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। शिक्षार्थी को स्वायत्तता देनी चाहिए, अर्थात स्वयं करके सीखने का अवसर। उसके बाद है टीचर का काम। ये हमेशा पूछा जाता है एनसीएफ में, ये वाला चौथा पॉइंट। एनसीएफ 2005 में शिक्षक को माना गया है ना। सुविधादाता भी आएगा, ठीक है, सुविधादाता भी आएगा तब भी आप लोगों को उसी को मानना है। सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर भी आएगा तब भी उसको मानना है। या सूत्रधार, सूत्रधार का मतलब गणित का पेपर होगा तो क्या बताएगा पेपर में? सूत्र बताने वाला टीचर ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत हिंट कर दे, गणित के पेपर में सूत्र बताता जाए, इस कारण से उसको क्या माना जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। सूत्रधार का मतलब होगा कि वो क्या करेगा? सेवा प्रदान करेगा, उनको तैयार करेगा, सीखने में सहायता करता है और बच्चों को बार बार क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, जिससे क्या होगा? एक्टिव लर्नर के रूप में हम क्या करते हैं? बच्चों को शामिल करते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्थिति में पीछे टेबल में बैठकर सोता ना मिले, सभी चीजें ध्यान रखा, सबको एक गतिविधि में भाग आपको देना है, यही सक्रिय भागीदारी का है। और ये लास्ट, अभी कितने सारे विषयों की बात की हम लोग? हर विषय का पाठ्यक्रम क्या है? अपने लेवल पे डेवलप है, उसी हिसाब से हमको एजुकेशन पर पूरा का पूरा ध्यान देना चाहिए। 3-4 चीजें बिल्कुल याद रखेंगे। एनसीएफ कहता है पढ़ाई कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी के हिसाब से होना चाहिए, चाइल्ड ओरिएंटेड जिसको कहा जाता है, चाइल्ड सेंट्राइज कहा गया है। प्रणाली, शिक्षा प्रणाली या मूल्यांकन पद्धति स्वयं करके सीखने को अवसर देना चाहिए। शिक्षक की भूमिका सर्विस प्रोवाइडर के रूप में है। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए बार बार, ताकि सभी बच्चे हर एक्टिविटी में क्या कर सके? सक्रिय भागीदारी के रूप में शामिल हो सके। और बहुविषय पाठ्यक्रम को विकसित करना चाहिए। अगर पूरे कॉन्सेप्ट को भी ना पढ़ें, शुरू को पढ़ें और आखिरी 7 बिंदु को पढ़ें, तब भी आपका एनसीएफ खत्म है ना। इसको कभी आप लोग नहीं छोड़ेंगे पढ़ते समय। ये फिर वही बात, जो पूरा एक एक पॉइंट था उसका एक मूल पॉइंट है ये। शिक्षक को उत्प्रेरक भी माना गया है। उत्प्रेरक किसको कहते हैं? नो, साइंस में उत्प्रेरक का एक मुख्य डेफिनेशन है। साइंस वाले फिर बोलेंगे हम लोग तो नहीं है, आप साइंस पढ़े हो ना। उत्प्रेरक बताइए किसको कहते हैं? एकदम सटीक परिभाषा है उसका। कोई भी ऐसा तत्व, ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन अभिक्रिया को प्रभावित कर देता है या बढ़ा देता है या कम कर सकता है, वो उत्प्रेरक का काम करता है ना। तो शिक्षक का क्या है? वो बच्चे को स्वयं करके सीखना है, इसको समझिएगा, स्वयं करके सीखेगा बच्चा, लेकिन आपको केवल किसकी भूमिका निभानी है? एक उत्प्रेरक। उस प्रक्रिया में आपको भाग नहीं लेना है, बल्कि बिना भाग लिए आप बच्चे के स्तर को प्रभावित करेंगे। ये हो गया। एनसीएफ 2005 का ये मुख्य भाषा था। कितने भाषा? प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा, वही बात है ये। इसको लिखेंगे एनसीएफ 2023। एनसीएफ 2005 में कुछ ही बदलाव इसमें किए गए हैं। और ये आया कब है?
एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? फ्रेमवर्क। कब आया है? सबसे पहले एनसीएफ कब आया? सबसे पहले एनसीएफ कब आया? ये कौन से नंबर का एनसीएफ है? पहला बचा है, पहला बोल दो बस। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब गिन दो। पहला कब आया है? अब भी 1968 में शिक्षा नीति आई थी। हैं? अभी लिखे हो वही 2019, 1974 75 लिखे हो क्या? पहला आया है, उसके बाद 88 में सेकंड आया है, 2000 में तीसरा आया है, 2005 में चौथा आया, 2023 में, सॉरी, ये पांचवा होगा। पांचवा जो है ये है, क्या कहता है ये भी एक क्या है, एक रूपरेखा है कि क्या होना चाहिए। इसमें भी किसकी बात की गई है? बाल केंद्रित शिक्षा का। और एक नया चीज जुड़ा है इसमें, समग्र विकास। समग्र को क्या बोलते हैं? एक सब विकास को हम लोग शामिल करेंगे, समग्र, है ना। एकीकृत जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इंटीग्रेटेड बोल सकते हैं। अभी आवश्यकता क्यों? क्योंकि 2005 से लेकर हम लोग बात करें 2005 में, आज का समय क्या है 2023, कितने साल बाद फिर से बदलाव होगा? लगभग 18-20 साल के बाद। तो किसी भी कैरिकुलम को चेंज करना, सिलेबस चेंज 2-2 साल में हो रहे हैं, पुस्तक 1-1 साल में बदल रहा है, लेकिन पाठ्यचर्या को बदलना बहुत जरूरी होता है हर 10-15 सालों में। तो इसमें जो एनईपी का कॉन्सेप्ट है उसी को लेकर के यहाँ लिखा हुआ है। ये नई शिक्षा नीति 2020 का ये हिस्सा है, इस कारण से इसको लाया गया है। क्या इसमें नयापन होगा? ये देखिए, नयापन ये है, किसका किसका डेवलपमेंट किया जाएगा? एनसीएफ 2023 का उद्देश्य पहला, डेवलपमेंट ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यक्रम का विकास होगा अलग तरीके से, डेवलपमेंट ऑफ पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र का विकास होगा, असेसमेंट आकलन मूल्यांकन अलग तरीके से किया जाएगा, और किसका विकास होगा? शिक्षकों का भी समग्र विकास होगा। ये 4 बिंदु नए शिक्षा नीति इसमें बोल सकते हैं एनसीएफ में ऐड किया गया है। अब थीम क्या है? मैं तो इसको एक बार पढ़ा चुका हूँ और इसको देखने बोला था एक बार, आप लोगों को याद होगा। आज के समय में जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो कैसा होगा? देखिए, एक सतत भविष्य के लिए लर्नर को सशक्त बनाना, आने वाले सतत भविष्य के लिए। सतत का मतलब होगा, क्या बोलते हैं सतत को? सस्टेनेबल, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुने ना, सतत विकास। तो सतत का मतलब होता है लगातार लगातार लगातार। सतत विकास किसको बोलेंगे? सतत विकास का मूल कॉन्सेप्ट बता दीजिए। बीच में अभी सतत विकास को इतना पूछा जाता था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास करना है तो आने वाले भविष्य के लिए, सतत भविष्य के लिए आपको हर बच्चे को या हर सीखने वाले को क्या बनाना है? आपको सशक्त बनाना है। तो आखिर सतत विकास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोला जाता है, वो है क्या? बताना है आप लोगों को। जो कभी ना रुके विकास, वो सतत विकास। आधा है परिभाषा आपका, निरंतर चलने वाला अर्थात सतत विकास, ये भी बराबर है, आधा है। मूल बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहले पर्यावरण के पेपर में सतत विकास क्या है बहुत पूछा जाता था। तो ये आप लोग साइंस वाले ज्यादा बता पाएंगे। अब साइंस वाले कौन है, फिर मैं विषय हिसाब से पूछता हूँ, फिर बताना है। मैडम बताओ। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आवाज नहीं आ रही है। देख,
सतत विकास उसको कहेंगे। देखिए, हमारे लिए भविष्य में आवश्यकता है, डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, विकास होना बहुत जरूरी है। उद्योग लगना जरूरी है कि नहीं है? है ना? कारखाने खुलना जरूरी है कि नहीं है? लेकिन उद्योग लगने के लिए, कोयला निकालने के लिए क्या करता है? लाखों करोड़ों पेड़ को काटा जाएगा, तब क्या होगा आपका? कोयला निकलेगा या उद्योग लगेंगे या बहुत सारे काम होते हैं। सतत विकास का कॉन्सेप्ट ये है कि हम ऐसा विकास करें कि उद्योगों को भी हम निरंतर लगाते जाएं, अपना विकास भी करते जाएं, लेकिन जितनी हानि हुई है इन्वायरमेंट की, उसकी पूर्ति के लिए हम क्या करें? पेड़ भी लगाते जाएं या उसके एवज में काम भी करते जाएं। ताकि हम सारे पेड़ काट देंगे तो आने वाले भविष्य के लिए कुछ नहीं बचा, आप सभी चीजें खत्म करके जाओगे। तो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि एक गया, उसके बदले 10 साल के बाद एक पेड़ तैयार हो जाएगा, तो आने वाले समय के लिए फिर पर्यावरण संतुलित हो जाएगा। तो ऐसा विकास हम करते जाएं तो वो कहलाता है सतत विकास। इसलिए सतत भविष्य का मतलब होगा आगे आने वाले, हम अगर किसी भी चीज को क्षति पहुंचाते हैं तो उसकी पूर्ति हम करते जाएं। ये सतत विकास का कॉन्सेप्ट है ना। तो ऐसे ही आप लोगों को एजुकेशन में देखें, हम एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाते चले जाएं, लेकिन उसके एवज में हम और क्या कर सकते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये एजुकेशन का ये कॉन्सेप्ट है, और इसका थीम, इसका समग्र विकास की आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें देखेंगे आने वाले समय में एनसीएफ 2030 कहता है कि आप लोगों को रटने की शिक्षा जो थी वो 5 से ही खत्म करने का प्रयास था, लेकिन लोगों ने रटना नहीं छोड़ा। ठीक है, आज भी आप लोग रट के लिखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी पढ़ाई किया जाएगा विद्यार्थी को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा होगी, लेकिन टीचर ने जो चाहा वही स्कूल में पढ़ा दिया, उसी को हम लोग पढ़ते गए। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि आने वाले भविष्य में जो एजुकेशन सिस्टम होगा इस प्रकार से होगा। ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास, वो भी शब्दावली दिमाग में आ गया है। शिक्षक एक क्या होगा? उत्प्रेरक का काम करेगा या फिर सुविधादाता होगा। यहाँ पर देखिए समग्र विकास का मतलब होगा कि संसाधनों का भी विकास होगा। एक ऐसा स्कूल की कल्पना की गई है, बिल्डिंग की कल्पना की गई है, जिसको आप लोग देख सकते हैं, जो कैसा हो? अत्याधुनिक हो। ठीक, पहले के जैसे खपरेल वाला स्कूल या बिल्डिंग भी हो, लेकिन कैसा हो? कोई भी बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं अभी। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है एनसीएफ 2030 का कि कोई भी बच्चा, स्कूल तो बना है लेकिन सभी बच्चे कहाँ हैं? स्कूल के बाहर। यहाँ पर अगर साइंस को समझाना है तो आपको ऐसा चित्र बना के नहीं समझाना कि ये सूक्ष्मदर्शी है दूरदर्शी है। इससे एक सूक्ष्मदर्शी होता है, उससे ऐसे देखते हैं, ऐसा आप लोगों को पढ़ाई नहीं कराना है। आपको वास्तविक चीजें दिखानी है और उसको करके दिखाना है, या उन स्वयं करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए खेल, गतिविधि आधारित शिक्षा, खेल को भी प्राथमिकता देना है। समग्र विकास का, शारीरिक विकास का एक हिस्सा है। एक बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, मतलब एक स्कूल में बच्चों के साथ साथ क्या भी हो सकता है? मतलब ये पढ़ने नहीं आया है ना, ये क्या होगा? बच्चा अगर चाह रहा हो तो एक्टिविटी ये इनके साथ वो कर रहा होता है। यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है? स्वयं करके सीख रहा है, ये कॉन्सेप्ट है ना। उसके बाद आप लोग यहाँ पर कुछ समझ पा रहे हैं क्या? पेड़ लगाया जा रहा है, पर्यावरण को बचाया जा रहा है, और क्या दिखा उसमें आप लोगों को? एक दिव्यांग भी साथ में है, वो भी बराबरी के साथ क्या कर रहा है? एक्टिविटी में भाग ले रहा है। तो क्या हो गया ये? समावेशी शिक्षा। ये भी, ये हो सकता है भी एडमिशन ना लिया हो, स्वतंत्र रूप से क्या हो? खेल रहा हो। ये इनका रुचि क्या है? पढ़ाई से ज्यादा कला शिक्षा में है, तो ये काम कर रहा है। ये जो इमेज है एनसीएफ ने ही जारी किया है, और सोचो ये इमेज को कितने लोगों ने समझा, कितने लोगों ने सीखा, ये अलग मैटर है। लेकिन देखिए किसी भी प्रकार से, यहाँ पेड़ भी है, उसके बाद यहाँ पर जो उपकरण है उसको सीधे सीधे उपकरण को ही करके सिखाया बताया जा रहा है। तो ये इसका उद्देश्य। तो वही है कि जो पढ़ाई लिखाई किया जाएगा, एनसीएफ 2023 में एक लचीले और शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर जोर देता है। आज के समय में, अभी कौन सा सदी चल रहा है? 21वीं सदी चल रहा है। 21वीं सदी में 21 से 23 के बीच 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 में
21वीं सदी कब तक चलेगा? 1099, 2000, शताब्दी वर्ष समझते हैं क्या? हुँ? ये युग है ना? 21वीं सदी या 21वां युग जिसको कहा गया है, ये कब तक चलेगा? 2001 से शुरू हुआ है ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा ना? उसके बाद 2100 जब हो जाएगा तो 2100 से आगे कौन सी सदी हो जाएगी? वो लास्ट है, ये अपने में शताब्दी है ये इसी में आएगा ना? हाँ, उसके बाद 22वीं लगेगी, अपने में पूर्ण है। आप लोगों ने पूर्णिमा सुना है ना? पूर्णिमा कब होता है? तो उसी महीने का अंतिम वो पूर्णिमा कहलाता है ना, वैसे। चलिए, ये हर सब्जेक्ट को क्या करता है, एकीकृत करके छात्रों को व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से सीखने का मौका देता है और आवश्यकता पर भी जोर देता है। बहुत ज्यादा इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, दो नए चीजें जुड़े हुए हैं, इसको ध्यान रखेंगे। पहला हो गया क्या? बाल केंद्रित, कोई नया कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, बच्चों के हिसाब से उनको खुद करने का मौका देना है। दूसरा ये हो गया समग्र विकास। समग्र विकास में क्या आएंगे? जो एक इमेज बना हुआ था उसमें बच्चा शारीरिक रूप से भी विकास कर रहा है, सामाजिक रूप से भी विकास कर रहा था, भावनात्मक रूप से भी है और संज्ञानात्मक, अर्थात वो कुछ कुछ देख के सीख रहा था ना। तो समग्र विकास में सभी आयाम क्या होंगे? शामिल होंगे, ये कहा गया है। उसके बाद है अंतः विषय। अंतः विषय का शिक्षण का समझते हो, ये विधि है ये। अंतः विषय शिक्षण विधि जानते हैं क्या? उस दिन में बताया था कि हम अगर विज्ञान पढ़ रहे होते हैं तो विज्ञान में अंकित प्रश्न आता है, न्यूमेरिकल आता है। तो आपको अगर गणित विषय अच्छे से आता है तो विज्ञान का न्यूमेरिकल भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो आप। फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल होता है, केमिस्ट्री का होता है। तो वही है कि अगर हम किसी चीज को सिखा पढ़ा रहे हैं तो अलग अलग नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि वो एक दूसरे के क्या हो सके, सार्थक रूप से जुड़े हों। जैसे आप भूगोल के बहुत सारे चैप्टर साइंस के हैं, खगोल विज्ञान जो होता है ना? क्या बोलते हैं खगोल विज्ञान को? खगोल विज्ञान का, खगोल का अध्ययन करना क्या कहलाता है अंग्रेजी में? अलग अलग विज्ञानों का अध्ययन होता है ना। एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं क्या? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। नक्षत्र ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी। नक्षत्रों का अध्ययन करने वाला, खगोल का अध्ययन करने वाला एस्ट्रोनॉमी। बहुत सारे से आते हैं ना, किसका किसका अध्ययन करने के लिए क्या क्या कहा जाता है। मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव का अध्ययन, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंटिस्ट, वो तो डॉक्टर हो गया। एस्ट्रोनॉमी ना, हाँ। दांत का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, कुछ तो पढ़ते होंगे आप लोग। वो पहले के समय में लुसेंट की पुस्तक आती थी, वो 3 पन्ने का वही होता था, लोग उसी को पढ़ के, और आज भी आता है वो एग्जाम में मिलाने वाला कि किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। साइंस वाले अब बिल्कुल पढ़ के जाएंगे उसको, किसके अध्ययन को। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डी का हो गया आर्थो। तो किडनी का अध्ययन, डॉक्टर लोगों को सुना कि किसका अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? तो डेंटिस्ट। चलिए, आंख का अध्ययन, चलो समावेशी शिक्षा देखेंगे। इधर आप लोग पढ़ेंगे, नहीं मिलेगा तो बताएंगे, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। एनसीएफ 2000 ये पॉइंट पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें भी किसको प्राथमिकता दिया गया है? समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता दिया गया है। और समावेशी का मतलब यहाँ पर दिव्यांग के साथ साथ
अलग अलग समाज में रहने वाले एसटी एससी या अन्य समुदाय जो पिछड़े हुए थे उनको सक्षम सीखने का माहौल होना चाहिए, अच्छे से बच्चों को हर चीज के लिए आज़ादी मिलनी चाहिए, खुलापन, स्वीकृति, सार्थकता, चुनौती प्रदान करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये कब लागू होगा? ये हो गया है। क्या एनसीएफ, नया एनसीएफ कब लागू होगा? तो 2024-25 के सिलेबस से वो शुरू हो चुका है। कहाँ पर? सेंट्रल में। राज्य सरकार भी अब धीरे से इसको अब अलग अलग राज्य सरकार इसको लागू करेगी। तो बहुत ज्यादा इसमें अभी नयापन नहीं आया है। अभी भी एनसीएफ 2005 की चीजें पुस्तकों में छप रही हैं, क्योंकि आज के समय में कुछ विद्यालयों में ही ये, या कुछ संस्थानों में, जिसको बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों में, ये एनसीएफ 2023 लागू है। बाकी आज भी राज्य सरकार में एनसीएफ 2005 चल रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले जो शैक्षणिक वर्ष हैं उन पर एनसीएफ का उल्लेखित संशोधन क्या होगा, एक पेज में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है भी आ गया होगा। नए पुस्तक देखें कि आप लोग, आप लोगों के घर में कोई अगर बच्चे पढ़ते होंगे ना, तो उनका एनसीएफ 2023 है ना? तो इस साल से ये एनसीएफ 2023 सभी संस्थाओं में लागू कर दिया गया। समग्र विकास को ध्यान रखेंगे। और आगे क्या है इधर? तो धन्यवाद है। कल शिक्षण विधि बता दूंगा आराम से उसको। शिक्षण विधि में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? हर विधि के क्या होंगे, किस विधि को किसने दिया है और उसका उद्देश्य क्या है, ये आप लोग याद करके आएंगे, पढ़ के आएंगे। आप लोगों के पास बहुत सारा समय होता है, और अगर मैं कुछ टॉपिक आपको बता देता हूँ, यह बताने का उद्देश्य यही होता है कि आप इसके बारे में क्या करें, पहले से पढ़कर आए। या आपके पास प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कितने अच्छे अच्छे लोग उसमें बता कर रखे हुए हैं, कॉन्सेप्ट आपको मिल सकता है, वो रिवाइज हो जाएगा आपके लिए, है ना? तो दिन भर आप लोग बिल्कुल पढ़ाई करें। अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो समय का सदुपयोग करें। कल हमने कुछ टॉपिक्स देखा था धन का, आज आपको देखना होगा हमने इस पर थोड़ा सा चर्चा किया था कि घनाभ क्या होगा, कैसे इसकी आकृति होगी, और सूत्र या तरीके क्या हो सकते हैं। घन का कॉन्सेप्ट ये था कि तीनों भुजाएं, ये तीनों क्षेत्र क्या होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होते थे। जिस प्रकार से किसी भी घन के घनाभ के सतह कितने होंगे, या फलक बोल सकते हैं, एक घनाभ के कितने फलक होंगे? 6। शीर्ष कितने होंगे? शीर्ष 8, और एक क्या था, किनारे, या हम लोग बोल सकते हैं कोर। कितने होते हैं? 12। जो घन का होगा उतना ही घनाभ का होता है। अब सतह, फलक, शीर्ष, ये आप लोगों को समझ में आ गया था कि हमने सतह या फलक किसको बोलेंगे, जो अगल बगल के क्या होंगे, ढांचा होगा। शीर्ष किसको बोलेंगे, जो कॉर्नर होंगे। और किनारे अर्थात कोर किसको कहेंगे, जो हर किनारे को क्या कर रहा है, ये कर रहा है। इसमें 3 चीजें होती हैं। पहला होगा लंबाई, दूसरा होगा चौड़ाई, और तीसरा होगा
ऊंचाई। डेफिनेशन क्या है इसका? घनाभ समान रूप से लेंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई, ये समझने के लिए है ना, और ऊंचाई तीनों क्या हो? घनाभ क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला एक त्रिआयामी आकृति, जो क्या होगा? तीनों अलग अलग होते हैं, लंबाई का मान अलग, चौड़ाई का मान अलग, ऊंचाई का मान अलग। ये लिखेंगे आयतन वॉल्यूम किसको कहेंगे? जैसे हम लोग घन की बात कर रहे थे, तो घन में तीनों को हम लोग क्या कर रहे थे? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना करने के बाद एक किसी का हम आयतन निकाल रहे थे। आयतन का मुख्य उद्देश्य वही होता है, बार बार एक ऐसा खुला हुआ एक आकृति होगा जिसमें हम कुछ रखते हैं, और जब तक रखते जाएंगे तब तक जब तक वो पूरा पैक ना हो जाए। तो वो पैक होना है ना। इस कमरे में अगर मैं रेत डाल दूं तो कितना रेत डाल सकता हूं मैं? दीवार तक। दीवार है तो दीवार तक, नहीं है तो उसके सतह तक, वही तो हो सकता है ना। तो आयतन का मतलब होगा जो लंबाई होगी, जो चौड़ाई होगी, और जो ऊंचाई होगी, तीनों को हम लोग हमेशा क्या करें? गुना करेंगे। वो होगा ये L इंटू बी इंटू एच, इसको हम लोग लिख सकते हैं। आयतन क्लियर है? उसमें भी होता था घन का आयतन भी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, उसमें भी है। इसका मान हमेशा किसमें आएगा? घात में 3 होगा, क्योंकि सबके यूनिट्स क्या होंगे? आपस में गुणा होते हैं, तो आयतन हमेशा इसमें आएगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ किसको कहा जाता था? हम अगर कोई आकृति यहाँ पे था, एक डिब्बा रखा हुआ था, उसके हम लोग सभी पृष्ठ को क्या करें? नापें। जैसे हमने पेंट की बात किया था कि एक ऐसा एक डिब्बा है, उसके चारों तरफ हमको एक कलर लगाना है ना। तो चारों तरफ कलर लगाएंगे तो हम पूरे बाहर के पृष्ठ को क्या करेंगे? रंगीन करेंगे। वो कॉन्सेप्ट संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? दो। असल में सबको एक एक बार क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। लंबाई का, फिर लंबाई का चौड़ाई को जोड़ेंगे, फिर चौड़ाई के बाद ऊंचाई को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद फिर चौड़ाई को जोड़ेंगे, फिर लंबाई को जोड़ेंगे, फिर ऊंचाई को जोड़ेंगे, फिर चौड़ाई को जोड़ेंगे। सबको दो दो बार जोड़ना पड़ेगा। इसी कारण से इसको लंबाई गुणित चौड़ाई, इसको ध्यान में रखेंगे, प्लस, यही है ना, आप लोगों को याद आ रहा होगा। लंबाई गुणित चौड़ाई, फिर उसके बाद चौड़ाई गुणित ऊंचाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, फिर प्लस ऊंचाई गुणित ऊंचाई गुणित लंबाई। ये सबसे थोड़ा सा लेंदी वाला बोला जा सकता है सूत्र है। इसके माध्यम से हम किसी भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पता कर सकते हैं। परिमाप ही बोल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ, परिमाप वाला कॉन्सेप्ट है वो। परिमाप को निकालना होगा तो उसके लिए हमेशा परिमाप आता है कौन सी आकृति में? 2D में। 3D में वो संपूर्ण पृष्ठ का कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि इस पे आप लोगों को एक हाइट का, ऊंचाई का एक कॉन्सेप्ट मिलता है। इसमें क्या हो गया फिर? अब एक और क्या था? आयतन था, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण था। विकर्ण किसको कहेंगे? अगर आपके पास, फिर से कॉन्सेप्ट समझिए, आपके पास एक घनाभ के आकार का एक कोई बॉक्स रखा हुआ है, और इस पर आपको एक क्या रखना है? बांस
रखना होगा। एक बड़ा घर है जो किस आकार का है, एक कमरा है घनाभ के आकार का, वहां पर आपको बांस को रखना पड़ेगा, और बांस को ऐसे रखते हैं तो इतना जगह बच जाता है, ठीक है, ऐसे रखते हैं तो इतना जगह बच जाता है, बांस बड़ा हो रहा है, ठीक, चौड़ाई के हिसाब से रखते हैं। तो बांस को इस प्रकार से रखें कि वो किसका काम करे, विकर्ण का काम करता हो। तो विकर्ण हमेशा किसी भी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से ज्यादा ही होगा, है ना। तो विकर्ण को पता करने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, अंडर रूट में जो लंबाई है उसका वर्ग, जो चौड़ाई है उसका वर्ग, और जो ऊंचाई है उसका वर्ग, ये तीनों का वर्ग करने से किसी ना किसी का एक और वर्ग निकलेगा जो आपका इस विकर्ण का काम करता है। तीन चीजें हैं। कभी कभी एक दीवार की ऊंचाई भी पूछ देता है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। जब उसका आवश्यकता हमको महसूस होगा तो हम दीवार की ऊंचाई को निकालने के लिए भी फार्मूला पता करेंगे। प्रश्न देखें, सिंपल प्रश्न है इसमें। शुरुआत में तो आपको एक प्रश्न से सभी प्रश्न को बनाना होगा। सूत्र याद हो जाएगा ना सबको। क्वेश्चन यहां से लिखेंगे, एक आयताकार पानी की टंकी है। अब यहां देखिए शब्द पे जाएंगे, आयताकार बोला गया है, ठीक है। अब आयत का सूत्र नहीं लगाना है, वो प्रश्न पूरा समझना है। आयताकार पानी की टंकी है, अब टंकी बोल दिया तो टंकी मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। तीन आयाम होंगे, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है। इसमें कितना पानी इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस यहां से लिख लीजिए। इसमें पानी की मात्रा ना निकाल करके पहले सिंपल प्रश्न करते हैं, इस टंकी का आयतन क्या है। तो एक पानी की टंकी है, इस प्रकार से। एक पहले ऐसे भी बनाया जाता था क्या, प्रश्न है आपको आयतन निकालना है। आयतन का मतलब होता है लंबाई का गुणा चौड़ाई का गुणा ऊंचाई। आयतन का सूत्र क्या है, किसका आयतन यहाँ पे लिखेंगे, घनाभ का आयतन, लंबाई का गुणा चौड़ाई या ऊंचाई। 10 गुणा 6 गुणा 5 कितना है, 300 आया है क्या, 300 घन मीटर।
हो गया। एक घनाभाकार पानी की टंकी की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 तथा ऊंचाई 4 मीटर है। टंकी का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बिना देखे आप लिखेंगे, सूत्र को अभी लिखे हैं आप लोग, याद हो गया होगा। सूत्र है, 2 रहेगा, फिर ब्रैकेट में लाइन टू लाइन बढ़ाते जाना है। कितना है? 538। हाँ, केवल 500 आया है। 500 बोले। लेकिन ध्यान रखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ हमेशा क्या होता है? घन में नहीं होता, वर्ग में होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हो गया 500 घन मीटर तो गड़बड़ हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है 2, ब्रैकेट में क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई, फिर प्लस है, फिर चौड़ाई का गुना ऊंचाई, फिर प्लस है ऊंचाई का गुना लंबाई। ये है प्रश्न में दे दिया गया है। लंबाई और चौड़ाई कौन से है? 15 और 10, तो 15 गुना 10, ये प्लस हो गया। चौड़ाई 10, ऊंचाई 4, तो 10 गुना 4। तीसरा है ऊंचाई कितना है? 4, और लंबाई पहले से 15 दे के रखा है। हो गया। यहां से देखेंगे 15 दहम 150 प्लस 10 चौक 40 और 15 चौक 60। इन सब को जोड़ने पर यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब है यहाँ गुणा के रूप में है, सबको जोड़ने पे ये हो गया 100 और 150 अर्थात 250। 250 और 2 गुना, ये संपूर्ण पृष्ठ हमेशा वर्ग में आएगा, आयतन हमेशा घन में आता है। ठीक, एक एक प्रश्न बता रहा हूं, एक एक का, है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्न से शुरुआत होता है लेकिन प्रश्न थोड़ा अलग आता है, प्रश्न का कॉन्सेप्ट अलग है, थोड़ा बड़े प्रश्न आते हैं। घनाभ को इमेजिन कर पा रहे हैं ना? एक ऐसा आकृति घनाभ दो, एक तो हो सकता है वो खोखला हो और कई बार ये हो सकता है वो ठोस हो। साबुन है, ईटा साबुन है, साबुन भी होता है वैसी। कौन सा साबुन? पियर्स नहीं होता है। वो कैसा है? बेलनाकार है वो, बेलनाकार भी नहीं बोल सकते उसको, है ना। हाँ, पहले के समय में बिना नाम गांव के साबुन आते थे। हाँ, वाइट वाइट काले काले से, उसको इमेजिन करिए। चलिए अभी आते हैं प्रश्न में। एक घर है, एक कमरा है, वो कमरे का जो लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, इसी को इमेजिन करना है। एक घनाकार का कमरा था तो इसी को इमेजिन किए थे, अब घनाभ आकार का है। एक कमरे की लंबाई, एक
कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः, अब जो पहला रहेगा वो लंबाई के लिए रहेगा, दूसरा चौड़ाई के लिए रहेगा, तीसरा ऊंचाई के लिए रहेगा। 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर है। इसमें कितने मीटर का बांस रखा जा सकता है? और ब्रैकेट में लिख देता हूं अधिकतम। अब आप बोलोगे हम छोटा भी बांस रख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बांस जो रख सकते हैं उसकी लंबाई आपको पता करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है फिर? ये कॉन्सेप्ट है किसी भी घनाभ का, ये घनाभ है, ये कमरा है घनाभाकार का, और यहाँ पर आप लोग को किसी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष, ये है आपका विकर्ण। L बराबर है 10, B बराबर है 8 और ये है 6। किसी भी घनाभ का विकर्ण क्या कहलाता है? याद हो गया होगा घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण होगा अंडर रूट L का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस H का वर्ग। ऐसा भी लिख सकता हूं तो समझ जाएंगे, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। लंबाई का वर्ग हो गया 10 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। 10 का वर्ग कितना होगा 100, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36। इसको जोड़िए कितना हो गया 200 हुआ क्या? अंडर रूट 200। रोहित 200 किसका वर्ग होता है? हैं? 10 दहम 100 और फिर 10 दहम 100, तो कितने बार 10? 2 बार, तो 10 अंडर रूट 2। प्लस प्लस में है तो कई कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन समझने के लिए आपको क्या हटोगे, तो क्या क्या लेके आता है बाबू? इसको हम क्या कर सकते हैं? 100 गुना 2 लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना, इसको ध्यान रखेंगे। अब बताइए 100 को हम किसी का वर्ग लिख सकते हैं क्या? किसका वर्ग है? 10 का वर्ग गुना 2। तो हम क्या कर सकते हैं, 10 को हम लोग बाहर कर दीजिए, वर्गमूल 2 बचे, ये ऐसा इसको हम लोग लिख सकते हैं। कभी भी याद रखिए, जब किसी का वर्ग आपको मिल जाए तो उसको बाहर करके आप इसको, ये आप लोगों के लिए कठिन हो सकता है, करनी वर्गमूल पढ़े भी बहुत साल हो गया है आप लोगों को। फिर घातांक के नियम पढ़े थे क्या बीच में? चलिए अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, प्रश्नों पे बढ़े आगे। अब लिखेंगे प्रश्न, किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात किसी घनाभ के भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है। 1:2:3 है, ये भुजा का अनुपात है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर है।
इसका आयतन क्या होगा। सिंपल प्रश्न है। घन वाले प्रश्न में एक के माध्यम से एक का हम लोग आंसर निकाल रहे थे ना, वैसा ही आपको सबसे पहले तीनों भुजाओं का मान निकालना है, उसके बाद आयतन निकालने के लिए तीनों मान भुजाओं को गुणा कर देना है। 2 लाइन में आप लोगों को बनाना था, लेकिन आप लोगों को समय ले लीजिए इसमें। हिंट दे देता हूं, जब भी प्रश्न अनुपात में होते हैं उसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए उसमें x लगाते हैं तो पूर्ण संख्या बनाता है। माना लंबाई लंबाई हमेशा बड़ी होती है क्या। माना लंबाई 3x, चौड़ाई 2x, ऊंचाई x। आगे आंसर आप लोग का आया। पूर्ण संख्या आएगी, वो वर्गमूल में नहीं आएगा। आया ना, कितना ही। x का मान निकालिए पहले, सबसे पहले। तो चलिए देखेंगे फिर, अभी बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे आज। आज फास्ट चल रहे हैं कुछ। यहां पर एक घनाभ, अभी मैंने बोला कोई भी अगर भुजा अनुपात में है तो हम मान लेते हैं उसको पूर्ण संख्या मान लेते हैं। तो यहां लिख सकते हैं माना भुजाएं, जो भुजाएं हैं वो x है, 2x है और 3x है ना। हम किसी को भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नामकरण जैसा भी करना होगा, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसको लंबाई मान लेते हैं, इसको चौड़ाई मान लेते हैं, इसको ऊंचाई मान लेते हैं। अब प्रश्न है संपूर्ण पृष्ठ क्या कहा गया है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया गया है, कितना है 88 दिया गया है। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2, और लंबाई गुना चौड़ाई कर यहाँ पर सीधा सॉल्व करते जाते हैं। लंबाई गुनी चौड़ाई होता है तो 3x गुना 2x, फिर प्लस कर देते हैं, फिर 2x का गुना x, फिर प्लस कर देते हैं x का गुना, फिर 3x बराबर 2। ये 202 को यहां से काट देते हैं, ये हो गया कितने बार में आएगा 44 में। 3 दूनी 6x का वर्ग होगा, देखते जाएंगे आप लोग। 3 दूनी 6 और x का गुना हुआ तो x का वर्ग हुआ, फिर प्लस 2 एकम 2, 2x का वर्ग, फिर x है और 3 है, 3 एकम 3, 3x का वर्ग। घातांक का नियम कहता है अगर घात समान हो तो आधार आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। तो 44 का इधर 44 रहेगा, इसको हम लोग जोड़े तो 6 है, 6 2 8 और 3 11x हुआ, तो 11x का क्या होगा वर्ग होगा। अब ये 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो 4 बार में गया 4x का वर्ग। ये x का वर्ग है, अगर हमको बराबर करना होगा इसके घात में 2 है तो हम 4 को ऐसी संख्या लिख सकते हैं क्या जिसके घात में 2 के रूप में आ सकता है। तो ये हो सकता है 2 की घात में 2 और x की घात में 2, इसका मतलब 4 ही है। तो फिर ये आपस में क्या हो गया कट गया, तो x का मान यहाँ पे मिला 2, अर्थात ऊंचाई क्या है 2, तो 2x बराबर हो गया 2 दूनी 4, 3x का मान हो गया
6। हमको क्या निकालना है? आयतन का जो सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच, तीनों को हम लोग क्या करें? गुना करें। 2 का गुना 4 से, 4 का गुना 6 से, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। मीटर में है कि सेंटीमीटर में है? मीटर में है। तो 48 मीटर या 48 घन मीटर, ये इसका आंसर होगा। यहीं से आप लोग आराम से भी बनाते हैं तो ये आपका बनेगा। एक बनाएंगे क्या? सेम सेम रहेगा, आंकड़े थोड़ा सा बड़े हैं। ये हो गया होगा तो आपको क्या करना है? जो भी संख्या अनुपात में दी गई है उसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए आपको x उसमें लगा देना है। उसके बाद सूत्र का आप लोग प्रक्रिया में शामिल करेंगे। लिखेंगे एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 6:5:4 है, 6:5:4 है। इसका संपूर्ण पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, 33,300 है। और 33,300 को हम किस रूप में लिखेंगे? ये पूरा सही सही लिखेंगे भाई, वर्ग सेंटीमीटर है। इसका आयतन कितना होगा? प्रश्न पढ़ लिए।
गुना भाग ज्यादा है, बनाएं जल्दी से। कितना है? हाँ लंबा है। बैठ, बना दे क्या, बताते जाएंगे फिर। सेम प्रश्न है, ध्यान रखेंगे इसमें, ये आया हुआ है आपके एग्जाम में, आया है, व्यापम का एग्जाम था। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, उत्तर आपको लाना है, इधर देख लेंगे, सब देखें, उत्तर किस में लाना है, घन मीटर। सारी यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में, है ना। तो आपको लास्ट में एक काम करना है, जो मान सेंटीमीटर में आएगा उसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। चलो देखते हैं। आपने, हम मान लेते हैं माना भुजा, जो 3 भुजाएं होती हैं, माना भुजा की लंबाई कितनी है, 6x, चौड़ाई कितनी है, बोलते जाएंगे तो सही होगा, और ऊंचाई कितनी है, 4x। आपको हिंट क्या दे दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कितना है, 33,300। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 लंबाई गुना चौड़ाई धन चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। यहाँ पे दे दिया गया है 33,300 बराबर 2, मतलब इसको 2 से हमको काटना ही पड़ेगा। लंबाई है 6x प्लस प्लस नहीं गुना 6 का गुना 5 से प्लस 5x का गुना 4x से, 4x का गुना फिर से 6x से, ये होगा। इसको काटें 2 एकम 2, फिर ये हो गया 13, 2 छक्के 12, फिर हो गया 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 16, 650 ये आ गया। 6 पंचे 30x का वर्ग, 5 चौक 20x का वर्ग, 6 चौक 24x का वर्ग। 30, 20, 24 के सभी ऊपर में लगे हुए हैं पावर 2, इसलिए हम सबको क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। 30 और 20 50, 50 और 24 74x का वर्ग, ये हो गया 16,650। आपके पास अब सबसे मेन काम यह है कि 74 का पहाड़ा पढ़ना है और इसको काटना है। निश्चित रूप से आप लोगों को भाज्यता का नियम का पालन करना पड़ेगा। 74 का पहाड़ा और इसमें काटने का एक ही कारण, पहले तो 2 से काटिए, है ना, 2 से काटने का प्रयास कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, अलग से देखते हैं यहाँ पे, 16,650 74, 2 से काटने पे कितना होगा, 2 से डिवाइड करने पर ये हो गया 8, 2 8 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसको 2 से काटेंगे तो 37। अब ये चूंकि हमेशा आप लोगों को भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। जब आपको संख्यात्मक रूप से अगर अभाज्य संख्या मिल जाए तो इसी को आप अपने तरीके से क्या कर सकते हो, इसका तरीका ये होता है, 37 का पहाड़ा नहीं पता हमको, लेकिन आप 37 के साथ किसी ऐसी संख्या का गुणा करते जाइए जो इसके समतुल्य आ जाए, ये इसका तरीका ये होता है। और फिर क्या है, अब किसका पहाड़ा पढ़े ये भी आपको ये परेशानी का बात है। तो ये है 4 अंकों का, ये है 2 अंकों का, तो निश्चित रूप से या तो 2 होगा या 3 अंकों की संख्या होगी जिससे गुणा होकर ये मान आएगा। तो आप इसमें इस दहाई में ऐसे किसकी संख्या का गुणा कर सकते हैं जो इसके आसपास हो, या सीधा सीधा आप लोग पहाड़ा पढ़े जो
इससे गुणा होता हो। निकाल लिए हो क्या आप लोग? कितना आएगा? 225। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है 7 के पहाड़ा, 7 पंचे 35। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 225। ये पूरा कट चुका है, 37 के पहाड़े में आ गया। तो x का वर्ग 225 किसका है वर्गमूल? किसका है? अब चलिए सीधा फिर उसको भी लिख देता हूँ। हम ऐसा कर सकते हैं, 15 का वर्ग बराबर ये x का वर्ग, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? कट गए। x की वैल्यू आई है 15, तो लंबाई कितना माने थे हम लोग? 6x। तो 6 गुना 15, 15 छके 90 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? 5x। तो 5 गुना 15, 15 पंचे 75 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? 4x। 4 गुना 15 60 सेंटीमीटर। आयतन निकालना है शायद इसमें, और आयतन निकालना है वो भी किसमें निकालना है? मीटर में। पहले आयतन निकाल लीजिए। आयतन को हम लोग क्या करें? तीनों का गुणा कर दीजिए। 90 का गुणा किससे? 75 से। 75 का गुणा किससे? 60 से। 9 छक्के 54 ये हो गया, और 75 ये हो गया। इसको गुणा करने पे कितना आया था आप लोग बता दीजिए? 40। 400 500 कुछ बोल रहे थे क्या आप लोग? 405050। ये किसमें है? मीटर में बदलना होगा तो 2 डिजिट कट जाएगा। 4050 घन मीटर। ठीक। ज्यादा लंबा ये आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि प्रोसेस ऐसा है कि आप लोग थोड़ा सा यहीं पे काम करिए, आंसर आप लोगों को मिलेगा। तो आज के लिए फिर कल बड़े प्रश्न करेंगे इसमें। हाँ, अभी शुरू कहाँ हुआ है घना आपका प्रश्न? ये तो सूत्र सूत्र याद कर रहे हैं ना हम लोग। अभी सूत्र याद करने का नियम चल रहा है, पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में नया प्रश्न आएगा, ये सब तो आएंगे नहीं, उसके लिए तैयार रहो। चलिए कल 5:30 5:40 को जुड़ेंगे।